कल्पना कीजिए कि एक आदमी किसी पार्टी में है। वह देखता है कि सामने एक बेहद अट्रैक्टिव वुमन खड़ी है। उसके अंदर तुरंत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में कई फैंटेसीज दौड़ने लगती हैं। उसका इड कहता है, जाओ, तुरंत बात करो, उसे इम्प्रेस करो। लेकिन तभी उसका ईगो सिचुएशन को एनालाइज करता है और कहता है, रुको, पहले ये देखो कि वो कौन है, वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, और क्या यहाँ पर उसे अप्रोच करना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके अंदर से एक तीसरी आवाज भी उठती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ रियलिटी की बात नहीं करती बल्कि सही और गलत की बात करती है। वह कहती है, क्या यह मोरली सही है, क्या यह रिस्पेक्टफुल है, और क्या यह तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से ठीक है। फ्रायड के अनुसार यह तीसरी आवाज है सुपर ईगो। अब प्रश्न है कि सुपर ईगो है क्या। अगर हम फ्रायड की थ्योरी को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इड कहता है कि मुझे प्लेजर चाहिए। ईगो कहता है कि क्या रियलिटी इसे अलाउ करती है। लेकिन सुपर ईगो पूछता है, क्या यह सही है। सुपर ईगो असल में आपके माइंड का वह हिस्सा है जो मोरालिटी, वैल्यूज और आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है। यह आपके अंदर का एक तरह का इंटरनल जज होता है। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो इंसान के साथ पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे डेवलप होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सही और गलत का ज्ञान खुद से नहीं होता। वह अपने पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी से सीखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा बिहेवियर अच्छा माना जाता है और किस बिहेवियर को गलत कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे समाज के रूल्स, कल्चर के नॉर्म्स और मोरल वैल्यूज उसके माइंड के अंदर इंटरनलाइज होने लगते हैं। यानी कि शुरुआत में जो रूल्स बाहर से आते हैं वही धीरे धीरे उसके अंदर की आवाज बन जाते हैं। और यही इंटरनलाइज सिस्टम फ्रायड की लैंग्वेज में कहलाता है सुपर ईगो। इसका मतलब है कि एक समय के बाद आपको सही गलत बताने के लिए किसी बाहरी अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके अंदर ही एक मोरल अथॉरिटी बैठ जाती है जो हर डिसीजन को जज करने लगती है। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंसाइंस। यह वह हिस्सा है जो आपको गिल्ट महसूस कराता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके मोरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है तो कंसाइंस आपको पनिश करता है, जो कि गिल्ट के रूप में सामने आता है। और दूसरा होता है ईगो आइडियल। यह वह हिस्सा है जो आपको बताता है कि आपको कैसा इंसान बनना चाहिए, एक आइडियल पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए और आपको किन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना चाहिए। यानी कि ईगो आइडियल आपके अंदर एक आइडियल इमेज बनाता है और आप उस इमेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुपर ईगो एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स है, क्योंकि यह सिर्फ रूल्स नहीं बनाता, यह इमोशंस भी क्रिएट करता है। जब आप अपने मोरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाते हैं तो सुपर ईगो आपको गिल्ट, सेम और सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक्सपीरियंस कराता है। इसीलिए कई बार कोई एक्सटर्नल पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन इंसान फिर भी अंदर से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका सुपर ईगो उसे जज कर रहा होता है। अगर किसी इंसान का सुपर ईगो बैलेंस्ड और हेल्दी हो तो वह उसे गाइड करता है, और ऐसे लोग जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इथिकल होते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। उनके डिसीजंस सिर्फ प्लेजर पर बेस्ड नहीं होते, उनमें वैल्यूज और प्रिंसिपल्स भी शामिल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सुपर ईगो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुपर ईगो गाइड करने के बजाय इंसान के अंदर एक हार्श इंटरनल क्रिटिक बन जाता है। फिर इंसान हर छोटी गलती पर खुद को कठोर तरीके से जज करने लगता है। उसे लगता है कि मैं कभी इनफ नहीं हूँ, हमेशा मुझसे ही गलती हो जाती है, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर एक ऐसी आवाज बैठ जाती है जो उसे लगातार क्रिटिसाइज और पनिश करती रहती है।
जब सुपर ईगो बहुत ही ज़्यादा रिजिड यानी कि कठोर हो जाता है तो वह इंसान कई नेचुरल डिजायर्स और इमोशंस को भी गलत मानने लगता है। इसके बाद वही इंसान अपनी ही फीलिंग्स को सप्रेस करने लगता है। गुस्सा आए तो वह उसे दबा देता है, अट्रैक्शन महसूस हो तो वह उसे गलत समझने लगता है। यानी कि वो अपनी इच्छाओं को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें अंदर ही अंदर पुश करता रहता है। लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होते, वे अंदर ही अंदर प्रेशर बनाते रहते हैं और धीरे धीरे यही प्रेशर एंजाइटी, गिल्ट और इनर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बाहर आने लगता है। इसी वजह से रिजिड सुपर ईगो वाले लोग अक्सर खुद से खुश नहीं रहते, हर समय गिल्ट फील करते हैं और अपनी ही पर्सनैलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा जज कोई और नहीं होता बल्कि उनका अपना सुपर ईगो होता है। फ्रायड के अनुसार इंसान की पूरी साइकोलॉजिकल लाइफ इन तीन फोर्सेस के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। इड प्लेजर चाहता है, सुपर ईगो मोरालिटी चाहता है और ईगो बीच में फंस जाता है। ईगो को एक बहुत कठिन काम करना पड़ता है, उसे इच्छाओं को भी मैनेज करना है और मोरल स्टैंडर्ड्स को भी सेटिस्फाई करना है। और इसी बैलेंसिंग एक्ट को फ्रायड ने कहा था सेंट्रल स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेस आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेस आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। और हाँ, इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने 2 वीडियो आएंगे, उन्हें जरूर देख लेना। अब एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी पर गुस्सा आया तो इड कहेगा उसकी इंसल्ट कर दो, सुपर ईगो कहेगा यह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ईगो कोशिश करेगा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की। जैसे वो बोल सकता है कि अभी शांत रहो, बाद में कामली बात कर लेना। यानी कि ईगो इन दोनों फोर्सेस के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब अगर हम फ्रायड की थ्योरी को एक लाइन में समझें तो इड आपके अंदर की इंस्टिंक्ट है, ईगो वह सिस्टम है जो रियलिटी को समझता है, और सुपर ईगो आपके अंदर का मोरल कंपास है। जब ये तीनों फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तो इंसान साइकोलॉजिकली स्टेबल रहता है। लेकिन जब इनमें इम्बैलेंस आ जाता है तब शुरू होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, एंजाइटी और कई तरह के साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। फ्रायड का मानना था कि इंसान को समझने के लिए इन 3 फोर्सेस को समझना जरूरी है, इड, ईगो और सुपर ईगो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।